हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बांझपन में होने वाली कुछ मुख्य जांचें जिनके द्वारा हम बांझपन की समस्या क्यों हो रही है उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट जांचों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एस फैक्टर यानी सीमेन फैक्टर, जो पुरुषों के वीर्य की जांच है। इसको सीमेन एनालिसिस कहते हैं और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से की जाती है। जब सीमेन पैथोलॉजी में दिया जाता है, इससे पहले हम अपने पेशेंट को ये बता देते हैं कि पुरुष सीमेन पैथोलॉजी में ही जाकर दें, घर से ना लेकर जाएं, और उससे पहले स्त्री और पुरुष को 3 या 4 दिन के लिए संभोग के लिए मना किया जाता है ताकि रिपोर्ट सही तौर पर आ सके। इस सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जांच में हम पुरुषों की वीर्य में पाए जाने वाले शुक्राणुओं की संख्या को देखते हैं कि वो सही है या नहीं, उसकी शुक्राणुओं की चलने की गति को देखते हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन तो उसमें मौजूद नहीं है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा बिल्कुल नील होती है या 0 होती है, जिसको एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन कहते हैं। इस स्थिति में पुरुषों की बाकी जांचों को भी कराया जाता है, जो कि कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आम भाषा में शुगर कहा जाता है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पुरुषों में कहीं कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, जैसे थायराइड या एफएसएच, ये जांचें कराई जाती हैं। और टेस्टिकल्स, जो पुरुषों का एक जेनाइटल का पार्ट है, उसका कुछ छोटा सा एक टुकड़ा निकालकर टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी जांच द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि पुरुष के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया चल रही है या वो बंद है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ जांचें हैं जो पुरुषों में कराई जाती हैं। आइए अब जानते हैं स्त्रियों में होने वाली जांचों के लिए। स्त्रियों में होने वाली जांचों के लिए सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम स्त्रियों के जो जननांग होते हैं यानी गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब्स को, उसके साइज को देखा जा सकता है। कहीं पर किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड, कोई ट्यूबो ओवेरियन मास या और की पॉलिप वगैरह तो मौजूद नहीं है, ये भी अल्ट्रासाउंड से काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी बच्चेदानी की इन्फेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान यानी पीरियड्स के दूसरे दिन फीमेल्स यानी स्त्री के हॉर्मोन्स लेवल चेक कराए जाते हैं, जिसमें LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन और AMH। इन जांचों के द्वारा स्त्री के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस को पता लगाया जा सकता है कि वो उसके अंडाशय, उसके गर्भाशय सही तौर से काम कर रहे हैं या नहीं। AMH के द्वारा स्त्री के अंदर मौजूद अंडों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, जो कि एज के हिसाब से कम हो जाते हैं। अगर अंडों की संख्या प्रॉपर तरीके से मौजूद है तो फिर आगे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है और आगे जांचें कराई जाती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर स्त्री के अंदर AMH का लेवल बहुत कम है यानी अंडों की संख्या बहुत कम है, तो फिर उसको IVF की सलाह दी जा सकती है। इसके बाद आता है स्त्रियों में ये जाना जाता है कि उसका ओव्यूलेशन यानी अंडा सही समय से निकल रहा है कि नहीं और सही तरीके से बन रहा है कि नहीं। कुछ लोग इसके लिए एक किट आती है जिसको ओव्यूलेशन किट बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वो काफ़ी हद तक ठीक रहती है, लेकिन उस किट के द्वारा हम ये नहीं पता लगा सकते कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के दौरान अंडा मैच्योर तो होता है, ये तो किट में पता चल जाता है, लेकिन वो निकल के बाहर फैलोपियन ट्यूब्स में आ रहा है कि नहीं, ये इस किट के द्वारा पता लगाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक सीरियल स्टडी कराते हैं, जिसमें 4 से 5 बार स्त्री को अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें अंडों का साइज कि दिन प्रतिदिन अंडों का साइज कितना बढ़ रहा है, बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली बच्चे को कंसीव लेने के लिए तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता लगाया जाता है। यानी कि जब अंडा अगर 20 mm का हो जाता है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट फॉलिकल है, अंडेदानी में से अंडा निकलने को तैयार है। किसी कारणवश अगर अंडेदानी से अंडा 20 mm होने के बाद नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर्स एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे HCG बोलते हैं। वो अंडे के कवच को फोड़ने में मदद करता है और अंडा सही तौर से फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है।
तो फ्रेंड्स इस जांच को कहते हैं सीरियल अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकुलर मैचुरेशन। और ये जांच महीने के यानी कि स्त्री का जब माहवारी शुरू होती है उसके 9वें दिन से कराना शुरू किया जाता है। और यूजुअली अगर किसी स्त्री का 28 से 30 दिन के माहवारी का साइकिल है तो ये 14वें, 12वें या 15वें दिन आसानी से अंडा निकल आता है और हम आसानी से स्त्री के फर्टिलिटी पीरियड को पता लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जांच आती है HCG, जिसको हिस्टीरोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जांच महीने के 7वें या 8वें दिन कराई जाती है और इस जांच के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि स्त्री के अंदर मौजूद फैलोपियन ट्यूब्स पूरी तरीके से ठीक स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, ओपन है कि नहीं। अगर फैलोपियन ट्यूब ओपन नहीं होती है, जिसको बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज कहते हैं, तो गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। ये मुख्य कारण होता है बांझपन का। फिर ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को IVF की सलाह देते हैं ताकि वो सही समय पर गर्भ धारण करके एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकें। सो फ्रेंड्स, HCG में यूजुअली बच्चेदानी के थ्रू एक डाई डाली जाती है और फिर एक्सरे की मदद से पेट का एक्सरे खींचा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि डाई गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में पास हो रही है या अटक रही है। अगर डाई गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में पास हो रही है, इसका मतलब दोनों ही ट्यूब्स ओपन हैं, खुले हुए हैं, और नहीं तो ब्लॉकेज की समस्या का हम पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई कुछ जांचें जो कि इम्पॉर्टेंट जांचें जो स्त्रियों में कराई जाती हैं। आगे एडवांस एज में अगर एडवांस इन्वेस्टिगेशन में अगर जाते हैं तो एक जांच होती है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी ये एक ऑपरेटिव प्रक्रिया होती है जिसमें मरीज को 24 से 48 घंटे के लिए भर्ती किया जाता है और पेट में दूरबीन द्वारा सारे जननांगों की यानी गर्भाशय की, अंडाशय की और ट्यूब की जांच की जाती है दूरबीन के द्वारा कि कहीं कोई आपस में चिपके हुई तो नहीं है, जिसको एडिनोसिस कहते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस की समस्या तो नहीं है। फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियोसिस आज की डेट में बहुत कॉमन है और इसका सबसे सही और सटीक जांच डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही संभव है। इस बीमारी में यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर की झिल्ली बाहर निकलकर जगह जगह पर अंडाशय पे या ट्यूब पे या बच्चेदानी के बाहर चिपक जाती है और गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की जांच के लिए इसी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के साथ साथ हिस्टीरोस्कोपी भी की जाती है, यानी स्त्री के बच्चेदानी गर्भाशय के मुंह से एक छोटा सा कैमरा अंदर डाला जाता है और अंदर उसकी कैविटी को अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाता है कि कहीं बच्चेदानी के अंदर किसी तरह की कोई गांठ यानी फाइब्रॉइड, कोई सेप्टा यानी झिल्ली या कोई पॉलिप तो मौजूद नहीं है, या प्रीवियस अगर पहले किसी स्त्री की DNC हो चुकी है बच्चे खराब होने के कारण या किसी और कारणवश, तो कहीं अंदर बच्चेदानी की झिल्ली डैमेज होकर उसने आशरमैन सिंड्रोम तो नहीं हो गया है। ये चीज़ भी इसीलिए पता लगाई जा सकती है। इसके अलावा ट्यूब्स की ओपनिंग यानी ऑस्टियाज का पता लगाया जा सकता है और ये बहुत ही सटीक जांच होती है और सही समय पर करने पर सही ट्रीटमेंट के थ्रू हम इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या को दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ जांचें थी जो इनफर्टिलिटी को पता लगाने में सहायक है। इसके बावजूद भी अगर ये सारी जांचें किसी मरीज की सही आती हैं तो उसको फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में पास हो जाता है और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए फिर कैरियोटाइपिंग या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की जांचें की जाती हैं और उसका सुचारू रूप से इलाज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको इस मेरी जानकारी के थ्रू काफ़ी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और आप सही समय पर सही जांचों के द्वारा अपनी इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो। आपका मेरा प्रीवियस वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करिए। तब see you for next video. Bye.